हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया। अब सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं है कि मलेरिया किस पैरासाइट से होता है, हमें ये भी समझना होगा कि मॉस्किटो के बाइट के बाद हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होते हैं, पैरासाइट कहाँ जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, फीवर क्यों आता है, अनीमिया क्यों होता है और सीवियर मलेरिया कैसे डेवलप होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मलेरिया होता क्या है। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है। ये पैरासाइट हमारे शरीर में सीधे नहीं आता, बल्कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट के द्वारा एंटर करता है। मॉस्किटो जब ब्लड सक करती है, उसी समय पैरासाइट भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। इस डिजीज़ में सबसे ज़्यादा 2 ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, लिवर, रेड ब्लड सेल्स। इसीलिए मलेरिया की पैथोफिजियोलॉजी भी 2 मेजर स्टेजेस में डिवाइड की जाती है, पहली लिवर स्टेज और दूसरी ब्लड स्टेज। अब बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। मलेरिया सिर्फ एक पैरासाइट से नहीं होता, इसके 5 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। सबसे डेंजरस है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्योंकि यही सीवियर मलेरिया और सेरिब्रल मलेरिया का सबसे कॉमन कॉज है। दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया भी मलेरिया कॉज करते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है मोस्ट सीवियर मलेरिया, आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब हम पूरे डिजीज़ का ओवरव्यू समझते हैं। सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करती है। मॉस्किटो के सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैरासाइट ब्लड में ज़्यादा देर नहीं रुकते, ये सीधा लिवर की तरफ चले जाते हैं। लिवर में ये मल्टीप्लाई करते हैं और हज़ारों नए पैरासाइट बनाते हैं, जिन्हें मीरोजोइट्स कहते हैं। फिर ये मीरोजोइट ब्लड में वापस आते हैं और रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहीं से मलेरिया के सिम्टम्स शुरू होते हैं। अब लिवर स्टेज को डिटेल में समझते हैं। मॉस्किटो बाइट के बाद स्पोरोजोइट्स लिवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पैरासाइट तेजी से मल्टीप्लाई करता है। इस स्टेज में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते, इसीलिए इसे साइलेंट स्टेज भी कहा जाता है। कुछ दिनों बाद इन्फेक्टेड लिवर सेल्स रप्चर हो जाते हैं और हज़ारों मीरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। यहीं से डिजीज़ अगले स्टेज में एंटर करती है। अब शुरू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज, ब्लड स्टेज। मीरोजोइट्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। आरबीसी के अंदर पैरासाइट 3 स्टेजेस से गुजरता है, रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज और शिजोंट स्टेज। जब शिजोंट मैच्योर हो जाता है तो आरबीसी फट जाती है। आरबीसी के फटने के साथ नए मीरोजोइट्स बाहर निकलते हैं, फिर ये दूसरी आरबीसीज को इन्फेक्ट कर देते हैं। यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और इसी वजह से पेशेंट को बार बार फीवर आती रहती है। अब सवाल आता है, मलेरिया में अनीमिया क्यों होता है? इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, इन्फेक्टेड आरबीसी खुद रप्चर हो जाती है। दूसरा, इम्यून सिस्टम कई बार हेल्दी आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा, स्प्लीन डैमेज्ड आरबीसीज को तेज़ी से रिमूव कर देता है। इन 3 कारणों से लगातार आरबीसीज कम होती जाती हैं और पेशेंट में अनीमिया डेवलप हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मलेरिया में फीवर क्यों आता है? जब इन्फेक्टेड आरबीसी रप्चर होती है तब पैरासाइट बाहर निकलता है। इसके साथ एक पिगमेंट भी निकलता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। इसके बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट
हो जाता है। मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जैसे TNF अल्फा, IL-1 और IL-6-1। ये साइटोकाइंस ब्रेन के हाइपोथैलेमस पर जाकर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इसीलिए पेशेंट को पहले चिल्स आते हैं, फिर तेज़ फीवर आता है और अंत में स्वेटिंग होती है। यही मलेरिया का क्लासिक फीवर पैटर्न है। अब बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। हमारा इम्यून सिस्टम पैरासाइट से लड़ने की कोशिश करता है। मैक्रोफेजेस इन्फेक्टेड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडीज पैरासाइट को पहचानने लगती है, लेकिन अगर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो यही इन्फ्लामेशन बॉडी के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाने लगती है, यानी प्रोटेक्शन भी होती है और एक्सेसिव इन्फ्लामेशन डिजीज़ को सीवियर भी बना सकती है। अब समझते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इतना डेंजरस क्यों होता है। नॉर्मली आरबीसी आसानी से ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है, लेकिन फैल्सीपैरम इन्फेक्शन में आरबीसी की सरफेस पर पैरासाइट प्रोटीन्स आ जाते हैं। इन प्रोटीन्स की वजह से आरबीसी ब्लड वेसल की दीवारों से चिपकने लगती है। इसे साइटोएडेरेंस कहते हैं। कई आरबीसीज आपस में भी चिपक जाती हैं, जिसे रोसेटिंग कहते हैं। और जब इन्फेक्टेड आरबीसी छोटी ब्लड वेसल्स में फंस जाती है तो इसे सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचती और ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन डैमेज की। अगर ट्रीटमेंट समय पर न मिले तो कई ऑर्गन्स प्रभावित हो सकते हैं। ब्रेन में सेरिब्रल मलेरिया, सीजर्स और कोमा तक हो सकता है। किडनी में एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। लंग्स में पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो सकता है। लिवर में जॉन्डिस और हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है। स्प्लीन एनलार्ज होकर स्प्लीनोमेगाली डेवलप कर सकती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर मलेरिया का इलाज समय पर न किया जाए तो पेशेंट में सीवियर एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी फेलियर, पल्मोनरी इडीमा, शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर और आखिर में डेथ भी हो सकती है। इसीलिए मलेरिया को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है, खासकर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इन्फेक्शन में। अब पूरे पैथोफिजियोलॉजी को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। मॉस्किटो बाइट करती है, स्पोरोजोइड्स ब्लड में आते हैं, लिवर में जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, मीरोजोइड्स ब्लड में रिलीज होते हैं, आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी रप्चर होती है, पैरासाइट और साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जिससे फीवर, चिल्स और स्वेटिंग होती है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन से अनीमिया होता है। अगर इन्फेक्शन सीवियर हो जाए तो ऑर्गन डैमेज और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि मलेरिया की शुरुआत लिवर से होती है, लेकिन डिजीज़ के सिम्टम्स ब्लड स्टेज में दिखाई देते हैं। आरबीसी डिस्ट्रक्शन अनीमिया का कारण बनती है, साइटोकाइंस फीवर का कारण बनते हैं और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे डेंजरस स्पीशीज़ है, क्योंकि यह माइक्रोवेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन करके कई ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। अगर मलेरिया का डायग्नोसिस जल्दी हो जाए और ट्रीटमेंट समय पर शुरू हो जाए तो गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया को स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से समझा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आसान मेडिकल कंसेप्ट्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।